हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या है कि जो कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है कि स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है कि अल्फा और बीटा एंड गामा एमिट करता रहता है। तो अल्फा एमिट करेगा या बीटा एमिट करेगा वो तो डिपेंड करेगा न्यूक्लियस के ऊपर, बट वो एमिट करेगा और क्या होगा कि वो स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास कोई यूरेनियम 92-238 का एक न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियस नहीं, बहुत सारे ऐसे उसके न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस में से क्या होगा कि वो तो अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होना चाहेंगे। तो स्टेबल होने के लिए क्या होगा कि मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे यूरेनियम वाले ही है, उसमें से ये एक न्यूक्लियस क्या हुआ कि उसने अपने में से अल्फा एमिट कर दिया। अल्फा एमिट किया मतलब क्या किया कि उसने 2He4 इतना एक न्यूक्लियस अपने में से निकाल दिया। अब उसने ये निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो 92 था, उसने 2 प्रोटॉन निकाल दिए, मतलब क्या हुआ 90 प्रोटॉन बचे। तो 90 प्रोटॉन बचे तो वो क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा थोरियम और ऊपर आ जाएगा 234। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इनिशियली अगर हम देखें तो t इक्वल टू 0 टाइम पर हमारे पास जो न्यूक्लियस थे उसको हम N0 बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि t इक्वल टू 0 टाइम पर तो N0 न्यूक्लियस है, बट कुछ टाइम बाद ये अगर डीके हो गया, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो यूरेनियम था वो अब कन्वर्ट होके थोरियम में हो बदल गया है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं डीके होना। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर आप देखो तो पहले 9 जितने क्या थे यूरेनियम के न्यूक्लियस थे, बट अब क्या होगा 8 ही बचेंगे। तो वो क्या रहा है यहाँ पर कि जो डीके हो रहा है तो डीके की प्रोसेस में जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं कि आफ्टर सम टाइम कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखो तो होता क्या है कि हम डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा एन जितने न्यूक्लियस का डीके हो रहा है ऐसा हम कंसीडर करें तो हमको यहाँ पर से क्या रिलेशन मिलेगा कि उनका जो रेट आएगा डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, तो वो क्या होगा कि बाकी बचे जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, किसके प्रेजेंट न्यूक्लियस, यहाँ पर आप देखो तो न्यूक्लियस तो अभी भी 9 है, बट ओरिजिनल न्यूक्लियस कितने हैं, तो वो है यूरेनियम के। तो यूरेनियम के जो न्यूक्लियस है उनकी जो प्रेजेंट नंबर होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखो तो क्या हो रहा है कि डेल्टा टी समय में डेल्टा एन जितने जो न्यूक्लियस है वो डीके हो गए, तो प्रेजेंट नंबर कितना होगा 8। तो ये जो होगा वो 8 के ऊपर डिपेंड करेगा, जो n आएगा वो 8 होगा। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल दे तो लैम्बडा इनटू n हो जाएगा। तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल टू लैम्बडा इनटू n, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल के कांस्टेंट लगाया है। तो ये जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है अगर n के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो ये n कैसा होना चाहिए, ये n कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कोई चीज के ऊपर आप डिपेंड करते हो तो वो कैसे रहनी चाहिए कि कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज होती रहेगी तो उसके ऊपर रिलेशन कैसे बन पाएगा। तो होता क्या है कि अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है अगर डेल्टा टी टाइम बड़ा लेंगे तो वो बड़े टाइम में क्या हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा एमिट कर देंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस अपने में से अल्फा को एमिट कर देंगे। तो होगा क्या कि ये जो n है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में से अगर डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर 3 न्यूक्लियस एमिट कर गए तो बचेगा क्या 6 बचेगा। तो पहले 9 पर डिपेंड कर रहा था, अब 6 पर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट मान लो कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस कैसे है न्यूक्लियस है, अब उसमें से 1-2 हजार अगर थोड़े से टाइम में डीके कर गए तो हम क्या करेंगे कि वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 10⁻50 × 10⁻18 जितने न्यूक्लियस है, अब उसमें से अगर 1-2 हजार एमिट कर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको
इग्नोर कर सकते हैं, तो उस वक्त में क्या होगा कि जो n होगा उसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि डेल्टा टी को बहुत ही स्मॉल करना पड़ेगा। अब उसको बहुत ही स्मॉल करेंगे तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, अब dn/dt हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर याद रखना कि ये जो डेल्टा n है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो आएगा वो चेंज इन न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो माइनस लैम्बडा n आएगा, तो ये माइनस किस वजह से आएगा कि यहाँ पर आप देखो तो dn/dt ये चेंज इन न्यूक्लियस आ रहा है, तो चेंज जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव लिया, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे, तो देखो कि पहले यहाँ पर यूरेनियम के कितने न्यूक्लियस थे, 8 थे, सॉरी 9 थे टोटल। 9 में से एक डीके कर गया था तो 8 बचे थे, फिर 3 हो गए तो 6 बचे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर माइनस लगाया हुआ है। तो अब आप आगे करो तो क्या होगा कि dn/dt है तो n को नीचे ले आओ और फिर इधर dt को इधर ले जाओ और फिर दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनिशियली क्या था, t = 0 टाइम पर हमारे पास n0 न्यूक्लियस थे। उसके बाद क्या हुआ कि डेल्टा t जितने टाइम में क्या होगा कि डेल्टा n जितने न्यूक्लियस डीके कर गए, तो हमारे पास हो क्या रहा है कि लिमिट n0 से क्या हो गई n की। डेल्टा t टाइम में डेल्टा n न्यूक्लियस क्या हुए, डीके कर गए, तो हमारे पास n न्यूक्लियस बच गए। तो t = 0 टाइम पर क्या था, n0 कितने थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और t टाइम के बाद क्या बचेगा, तो n न्यूक्लियस बचेंगे। तो उनका इंटीग्रेशन करो तो dn का इंटीग्रेशन dn/n का इंटीग्रेशन ln n होता है। लिमिट आ जाएगी n0 से n, सेम थिंग माइनस लैम्बडा हो जाएगा, और लैम्बडा तो कांस्टेंट है तो नहीं होगा उसका, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t टाइम में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ln n माइनस ln n0 इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। इस तरीके से होगा। अब देखो तो ln है मतलब नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग में अगर किसी का सब्सट्रैक्शन आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि दोनों का जो डिवाइड होता है वो लिख देते हैं, तो ln n/n0 इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। फिर हम क्या करेंगे, n/n0 को सब्जेक्ट बनाया तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो e होता है, तो ये वाला जो टर्म होगा वो e के पावर में चला जाएगा, इसलिए n/n0 करेंगे तो वो e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t हो जाएगा। तो n हमको क्या मिलेगा, n0 इंटू e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t, इस तरीके से मिलेगा। अब देखो तो यहाँ पर होगा क्या कि रेट ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ एक्टिविटी की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा कि उसको हम r से डिनोट करें, तो रेट ऑफ एक्टिविटी हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस dn/dt हो जाएगा। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, तो आप देखो कि जो रेट ऑफ एक्टिविटी है तो इनिशियली क्या होता है कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ओरिजिनल जो न्यूक्लियस बचे हैं उसके ऊपर। तो अब वो ओरिजिनल न्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा है कि कम होते जा रहा है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो डीके है वो भी तो कम होता जा रहा होगा। समझ रहे हो, जो डीके का रेट है वो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे डीके होगा नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियस तो कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यूरेनियम पहले 9 थे, तो जो डीके था वो 9 के ऊपर डिपेंड करता था, 9 नंबर के ऊपर। फिर क्या हुआ कि अगर एक डीके कर गया तो वो 8 बचा, तो 8 के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर 3 डीके कर गए तो 6 बचे, तो 6 के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मींस कि जो डीके हो रहा है वो क्या हो रहा है कि कम होते जा रहे नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो जो डीके रेट आएगा वो कैसा आएगा कि डिक्रीजिंग आएगा, तो डिक्रीजिंग रेट आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम उसको माइनस लगा रहे हैं। अब देखो तो क्या होगा कि r इक्वल टू dn/dt, तो ये dn/dt करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो n क्या है, n0 इंटू e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t, तो n0 एज इट इज रहेगा, e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t वो भी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि माइनस लैम्बडा जो है
उसका डिफरेंशिएशन करके आगे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि माइनस और ऊपर माइनस था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन जीरो है, उसको निकाल के एक नया कांस्टेंट r जीरो लगा के और e रेस टू माइनस लैम्बडा t, तो r जीरो इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एन जीरो होता है। तो ये एक नया कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज और भी लिख सकते हो, n इक्वल टू क्या होता है, एन जीरो e रेस टू माइनस लैम्बडा t, और नीचे क्या लिख सकते हो, r इक्वल टू आर जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो n अपन r इक्वल टू एन जीरो अपन आर जीरो, ये एक आपको नया फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अब n मतलब नंबर है, ठीक है, न्यूक्लियस के नंबर है, और r मतलब रेट ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी है तो उसका एक यहाँ पर जो r है उसका यूनिट आएगा और वो यूनिट होगा बैकवेरल, जिसको शॉर्ट में BQ लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो BQ है इसका मतलब क्या होगा कि 1 डीके पर 1 सेकंड, 1 डीके पर 1 सेकंड उसको बोलते हैं 1 बैकवेरल, ठीक है। तो ये उसका एक यूनिट हो जाएगा। दूसरा भी यूनिट आता है जिसको बोलते हैं क्यूरी। तो वो जो क्यूरी होता है वो क्या होता है, 3.7 इंटू 10 रेस टू 10 डीके पर सेकंड। तो ये भी एक नया यूनिट, मतलब दूसरा यूनिट है, नया नहीं, क्यूरी तो वो अलग यूनिट है डीके पर सेकंड। कितना, तो 3.7 10 रेस टू 10, मतलब क्या होगा कि पर सेकंड में 3.7 इंटू 10 रेस टू 10 कितने न्यूक्लियस डीके हो जाएंगे पर सेकंड में, तो उसको बोलेंगे एक क्यूरी जितना डीके, एक क्यूरी जितना एक्टिविटी है, ऐसा हम बोलते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो एक चीज आएगी कि ये डीके होने से क्या हो रहा है कि जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो वो कम होते जाते जाते उसका हब कब होगा, वो एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है, ठीक है। तो ओरिजिनल यहाँ पर तो हमने 9 लिए थे, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर हम उसको 12 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो 12 है ओरिजिनल न्यूक्लियस, तो ओरिजिनल न्यूक्लियस में से अब हम मानते हैं कि ये 6 न्यूक्लियस क्या हुए कि डिके हो गए। तो 6 न्यूक्लियस डिके हो गए मींस क्या हुआ कि अब यहाँ पर आधे ही न्यूक्लियस बचे। तो कितने टाइम में हब न्यूक्लियस डिके हो जाते हैं उसको बोलते हैं हब लाइफ टाइम। तो ये हब लाइफ टाइम में क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो टी होता है उसको तो हम टी हब से डिनोट कर देंगे, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे वो क्या होने चाहिए, तो n0/2। n0/2 मतलब कि यहाँ पर आप देखो ओरिजिनल न्यूक्लियस t इक्वल टू 0 टाइम पर हमने क्या लिए थे n0। तो हाफ लाइफ टाइम में क्या होना चाहिए कि n0/2 जितने न्यूक्लियस बचे होने चाहिए। तो वो क्या होंगे n0/2, तो वो हमको देंगे हाफ लाइफ टाइम। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया था उसमें अब हम क्या करेंगे, n की जगह हमने n0/2 लिखा और ये n0 हो गया और e रेस टू माइनस लैम्बडा टी हाफ हो जाएगा, t की जगह टी हाफ। तो बचेगा क्या, इधर से आप देखो तो 2 रेस टू -1 बचेगा और इधर e रेस टू माइनस लैम्बडा टी हाफ बचेगा, दोनों का माइनस पावर कैंसिल। तो बचेगा 2 इक्वल टू e रेस टू माइनस लैम्बडा टी हाफ। तो अब क्या होगा, लैम्बडा इंटू टी हाफ लिखेंगे तो वो हो जाएगा ln2। इधर जो हमने किया था उसका उल्टा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ln n/n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी था, तो n/n0 इक्वल्स टू e रेस टू लैम्बडा टी। तो e रेस टू लैम्बडा टी को आपने सब्जेक्ट बनाया तो इधर क्या हो जाएगा ln आ जाएगा। तो सेम थिंग है कि लैम्बडा टी रेस टू 1/2 t 1/2 है तो उसको सब्जेक्ट बनाया, तो ये e को इधर ले जाकर क्या हो जाएगा, वो नेचुरल लॉग 2 हो जाएगा। तो अब देखो तो t हाफ होने चाहिए तो उसको सब्जेक्ट बनाया तो ln2 अपन लैम्बडा हो जाएगा। अब बुक में इतना ही है। अब जब आप न्यूमेरिकल करने जाओगे तो ln2 की वैल्यू फिर से आपको रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ से देख ही लेते हैं कि ln2 तो वो क्या होता है कि नेचुरल लॉग है तो उसको हम बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करना चाहे तो वो क्या हो जाएगा 2.303 log 2 हो जाएगा। तो ये हमारा log कैसा आ गया, बेस 10 वाला। तो अब हम यहाँ से log 2 जो है उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो 2.303
इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आंसर हो जाएगा 0.693 अपन लैम्बडा। तो ये वैल्यू आप क्या कर सकते हो कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रेडियो एक्टिविटी का लॉ था। अब यहाँ से हम दूसरा वीडियो करेंगे जिसमें हम एवरेज लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए स्टडी करते रहना।